नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर 14 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025। तो उत्तराखंड के इस वीक के करंट अफेयर हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने किस न्यायाधीश को उत्तराखंड हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो किसे उत्तराखंड का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, इसके लिए किसकी सिफारिश की गई है? तो न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो कोलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। ये निर्णय 18 दिसंबर 2025 को कोलेजियम की बैठक में लिया गया। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र, जो कि वर्तमान में है, ये 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनके सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता कार्यभार संभालेंगे। तो जो अगले न्यायमूर्ति होने वाले हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के, मनोज कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन है, तो इसका आयोजन किया गया आईआईटी रुड़की में। तो सी ऑप्शन आईआईटी रुड़की में। तो आईआईटी रुड़की में शिक्षा में रामायण के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से 8वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिवसीय सम्मेलन आईआईटी रुड़की में किया गया। आईआईटी रुड़की और श्री रामचरित भवन अमेरिका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है इसे। सम्मेलन में भारत और विदेशों से आए विद्वान, संत, शोधकर्ता और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस दौरान भारतीय ज्ञान परंपरा पर व्यापक विमर्श किया गया और रामायण और संबंधित आध्यात्मिक साहित्य पर आधारित लगभग 150 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इस सम्मेलन का उद्देश्य था भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को रेखांकित करना। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने का निर्देश किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है और इसे किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? गृह मंत्रालय द्वारा। तो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, ये ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत सरकार के निर्देश पर राजभवनों के नाम बदलकर लोक भवन कर दिए गए हैं और ये कदम औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करने के लिए उठाया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल की स्वीकृति के बाद देहरादून और नैनीताल स्थित जो राजभवन है, इनका नाम आधिकारिक रूप से अब लोक भवन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कार्यालय जो पीएमओ होता है, इसके नए परिसर को अब सेवा तीर्थ, सेंट्रल सचिवालय को अब कर्तव्य भवन, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया पहले ही, राजनिवास का नाम लोक निवास और रेस कोर्स रोड का नाम 2016 में ही बदलकर लोक कल्याण मार्ग, ये नए नाम अब इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जरधारी क्लासेस की तरफ से उत्तराखंड की जो करंट अफेयर है पूरे वर्ष की ये बुक आ चुकी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये बुक आ चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और यहाँ आप पहुँच जाएंगे हमारे जरधारी क्लासेस के ई बुक स्टोर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी एडिशन और इंग्लिश एडिशन। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आपको जिस प्रकार की भी ई बुक चाहिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यह है जरधारी क्लासेस की जो उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिक संकलन 2025, इसमें कंप्लीट करंट अफेयर दिया गया है। उत्तराखंड करंट अफेयर, यहाँ पर बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं हैं, पुरस्कार, खेल से संबंधित है, प्रमुख पुस्तकें, ऑपरेशन, प्रमुख ऐप, नियुक्तियां, वन लाइनर और वर्तमान में कौन क्या है, और एमसीक्यू भी इसमें दिए गए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी
ये बुक दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से भी इसे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36। ये 10 सालों के लिए नीति है। महक क्रांति नीति उत्तराखंड की 2026 से 36, 10 वर्षों के लिए। इसके तहत किस पहल का उद्देश्य 7 एरोमा वैलियों का विकास करना है? तो किस पहल का उद्देश्य है? तो ए ऑप्शन सही जवाब है, सुगंधित फसलों की खेती और किसान आय वृद्धि। ए ऑप्शन। तो उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 से 36 का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई देहरादून में आयोजित किया गया और इस नीति का उद्देश्य राज्य में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित करना और लगभग 1 लाख किसानों को जोड़ना। लक्ष्य क्या है? अगले 10 वर्षों में सुगंधित फसलों के टर्नओवर को 100 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ तक बढ़ाना। 100 करोड़ से 1200 करोड़ तक इसका लक्ष्य है 10 वर्षों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैटेलाइट सेंटर भाऊवाला का लोकार्पण एवं सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई स्थित AMS C14 प्रयोगशाला का भी शिलान्यास किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 5 सैटेलाइट सेंटरों का भी शिलान्यास किया है। ये 5 सैटेलाइट सेंटर कौन कौन से हैं? तो पहला है परसारी चमोली में, दूसरा है रैथल उत्तरकाशी में, तीसरा है भैंसोड़ी, ये है अल्मोड़ा में, चौथा है खतेड़ा चंपावत में स्थित है और पांचवा है विशाड़, ये कहाँ होगा? पिथौरागढ़ में। तो ये 5 सैटेलाइट सेंटरों का भी शिलान्यास किया है। इस नीति के अंतर्गत 7 एरोमा वैलियों को विकसित करने की शुरुआत होगी। पहले चरण में पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, चमोली एवं अल्मोड़ा में डैमस्क रोज वैली, उधम सिंह नगर में मिंट वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली और हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली विकसित की जाएगी। तो ये 7 एरोमा वैलियों को यहाँ पर विकसित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सगंध पौधा केंद्र, सेंटर फॉर एरोमेटिक जो प्लांट है और डाबर इंडिया लिमिटेड, इनके बीच एक MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, उत्तराखंड में पहले आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ को नए प्रारूप में किस नाम से आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड में जो खेल महाकुंभ होता था, तो अब इसे नए प्रारूप में इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो सही जवाब इसका नाम मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी। तो अब नए प्रारूप में आयोजित किए जाएंगे मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025-26 में, जो कि पहले खेल महाकुंभ के नाम से आयोजित किए जाते थे। तो खेल महाकुंभ का नाम बदलकर मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया है और इस प्रतियोगिता की शुरुआत होगी 23 दिसंबर से और 28 जनवरी तक। प्रतियोगिता 4 चरणों में आयोजित होगी। न्याय पंचायत स्तर, विधानसभा स्तर, संसदीय क्षेत्र स्तर और राज्य स्तर। कुल 26 खेल स्पर्धाएं इसमें आयोजित की जाएंगी, जिनमें परंपरागत खेल भी शामिल है। मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, सांसद ट्रॉफी विजेता को 2 लाख रुपए और विधानसभा ट्रॉफी विजेता को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। और नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ने पर खिलाड़ी को दिए जाएंगे 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि। 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी यदि कोई खिलाड़ी नेशनल रिकॉर्ड्स को तोड़ता है। और अब क्या हो गई है? मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी, अब इसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस औपचारिक रूप से कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड का जो पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस है, तो इसे कहाँ शुरू किया गया है? जीबी पंत प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी संस्थान घुड़दौड़ी पौड़ी में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, घुड़दौड़ी पौड़ी में जीबी पंत प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी संस्थान। तो उत्तराखंड का जो पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस है पौड़ी जनपद में स्थापित किया गया है और ये डाकघर जो गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी GBPIET घुड़दौड़ी परिसर में स्थापित किया गया है। जीबी पंत प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी संस्थान। इस पहल का उद्देश्य है डाक सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना। डाकघर में फ्री वाईफाई,
कैफेटेरिया, क्विक सर्विस हेल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ माई स्टाम्प, पार्सल बुकिंग, पैकेजिंग, पीपीएफ और आईपीपीबी बैंकिंग सर्विस प्रदान की जा रही है। यह पहल डाक विभाग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में आयोजित माल्टा महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो माल्टा महोत्सव 2025 है, जो कि उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक माल्टा खेती को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन, पारंपरिक माल्टा खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में माल्टा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में वर्ष 2025 में माल्टा महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है, राज्य के शीतकालीन और पारंपरिक माल्टा उत्पादन को बढ़ावा देना। राज्य सरकार ने माल्टा उत्पादन को व्यवस्थित करने के लिए सेब और कीवी की तर्ज पर क्लस्टर आधारित बागवानी मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए हैं। और इस महोत्सव का लक्ष्य है पारंपरिक खेती को वैज्ञानिक और व्यावसायिक रूप देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। इस पहल के तहत किसानों को माल्टा और अन्य सिट्रस फलों के उत्पादन, विपणन और ब्रांडिंग के लिए बेहतर मंच प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 8, 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो जो 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 है, तो इसका आयोजन देहरादून में किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है, देहरादून। तो 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन होटल एमराल्ड ग्रैंड देहरादून में किया गया। और इस सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। सम्मेलन की अवधि 13 से 15 दिसंबर 2025 तक रही है। और जो आयोजन करने वाली संस्था है PRSI, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में जनसंपर्क की भूमिका को सशक्त करना। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत 2000 विकास भी विरासत भी। तो इसकी थीम रखी गई, जो 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन था, इसकी थीम रखी गई विकसित भारत 2047 विकास भी विरासत भी। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित स्नो लेपर्ड टूर को पायलट आधार पर कहाँ शुरू किया जाएगा? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा तो घोषित है स्नो लेपर्ड टूर, इसका पायलट आधार पर गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में इसे शुरू किया जाएगा। तो सी ऑप्शन है सही जवाब। तो उत्तराखंड सरकार ने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्नो लेपर्ड टूर शुरू करने की घोषणा की है। और ये टूर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में शुरू किया जाएगा। स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे, लोकल गाइड और एडवेंचर एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये पहल विंटर टूरिज्म एक्शन प्लान का हिस्सा है, जिसमें विंटर कार्निवाल और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने किस पर्वत शिखर पर सफलतापूर्वक आरोहण कर उपलब्धि हासिल की है? तो अल्मोड़ा जिले की है कविता चंद, और इन्होंने माउंट विंसन पर फतह हासिल की है। तो सी ऑप्शन माउंट विंसन। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की हैं कविता चंद, और इन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतह कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 12 दिसंबर को 4,892 मीटर ऊंची इस चोटी पर पहुंचकर ये कारनामा किया है, जो दुनिया की सबसे दूरस्थ और ठंडी पर्वत चोटियों में से एक मानी जाती है। यह अभियान 7 समिट चुनौती का हिस्सा है, जिसके तहत दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की जाती है। तो उनमें से एक है। माउंट विंसन से पहले कविता यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी है। इस अभियान का नेतृत्व प्रसिद्ध पर्वतारोही मिंगमा डेविड शेरपा ने किया, जबकि संचालन में सहयोग भारतीय पर्वतारोही भारत थमिनेनी ने प्रदान किया।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार। तो ये अभियान उत्तराखंड के द्वारा चलाया गया। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान उत्तराखंड में कितने दिनों तक संचालित किया जाएगा? तो ये अभियान चलाया जा रहा है उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। और ये जो आयोजन है, जो ये अभियान है, इसे 45 दिनों तक संचालित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन है 45 दिन, 45 डे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में 17 दिसंबर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार नामक अभियान शुरू किया गया है। और इस अभियान की अवधि 45 दिन निर्धारित की गई है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है आम जनमानस को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराना। इस अभियान के तहत न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज और समाज कल्याण सहित कुल 23 विभाग शामिल होंगे। तो कुल 23 विभाग इसमें शामिल होंगे। और प्रत्येक सप्ताह प्रति तहसील 2 से 3 कार्य दिवस शिविर लगाएगा और जिलाधिकारी को सप्ताह में कम से कम एक शिविर में उपस्थित रहना होगा। तो इसके निर्देश दिए गए। क्वेश्चन नंबर 12 है, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट को किस आयोजन में राष्ट्रीय अनुसंधान उत्कृष्टता एवं नीति प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय है, तो यहाँ के कुलपति हैं प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट। तो इन्हें किस आयोजन में राष्ट्रीय अनुसंधान उत्कृष्टता एवं नीति प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो सही जवाब है 46वां विश्व प्रबंधन कांग्रेस। तो 46वां विश्व प्रबंधन कांग्रेस में इन्हें राष्ट्रीय अनुसंधान उत्कृष्टता एवं नीति प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट और इन्हें नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सचिवालय के सभागार में 2 दिवसीय कार्यक्रम में नेशनल रिसर्च एक्सीलेंस एंड पॉलिसी इम्पैक्ट अवार्ड राष्ट्रीय अनुसंधान उत्कृष्टता एवं नीति प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध क्षेत्र में किए गए विशिष्ट एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट को यह सम्मान 30 और 31 दिसंबर 2025 को 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम का जो विषय होगा, बिल्डिंग रेजिलिएंट स्टेट ऑप्टिमाइजेशन थ्रू इनोवेटिव हायर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च। तो ये इस कार्यक्रम का विषय होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई एक जेल एक उत्पाद योजना, वन जेल वन प्रोडक्ट स्कीम के पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जेलों को शामिल किया गया? उत्तराखंड सरकार में एक जेल एक उत्पाद योजना शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और जो ये स्कीम है, तो ये पहले कहाँ पर शुरू की जा रही है, किन जेलों में शुरू की जा रही है? देहरादून, सितारगंज और हरिद्वार जेलों में। तो बी ऑप्शन सही जवाब। तो उत्तराखंड सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक जेल एक उत्पाद योजना, वन जेल वन प्रोडक्ट स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून, सितारगंज जो केंद्रीय कारागार है और हरिद्वार जिला कारागार को शामिल किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है हर जेल का एक विशेष उत्पाद तैयार करना, जिससे कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल सके और रिहाई के बाद वे समाज में पुनः स्थापित हो सकें। सचिवालय में आयोजित जेल विकास बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने ITI के माध्यम से कैदियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। सितारगंज और हरिद्वार जेल में मशरूम फार्मिंग और सितारगंज खुली जेल में कच्ची घानी सरसों तेल संयंत्र स्थापित करने पर भी सहमति बनी है। कारागारों के आधुनिकीकरण के तहत
देहरादून और हरिद्वार की तर्ज पर अब सितारगंज, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, हल्द्वानी और रुड़की जेलों में भी आधुनिक लॉन्ड्री मशीनें स्थापित की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में निधन हुए पुरमल सिंह धर्मशक्तु को किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो हाल ही में निधन हुआ है पुरमल सिंह धर्मशक्तु का, और इन्हें इन्हें पर्वतारोहण एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इनका प्रमुख योगदान रहा है और इस यहाँ से इन्हें जाना जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो पुरमल सिंह धर्मशक्तु एक प्रसिद्ध पर्वतारोही और समाजसेवी थे जो मूल रूप से मुनस्यारी के मिलन गांव के निवासी थे और हल्द्वानी के टिमटिया गांव में ये बस गए थे। उन्हें मृत्यु के बाद अपना शरीर राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी को दान करने का इनके द्वारा संकल्प लिया था। पिथौरागढ़ में रहते हुए उन्होंने युवाओं को साहसिक खेलों के लिए प्रेरित किया और मॉन्ट्रेक एसोसिएशन नामक संस्था के संरक्षक के रूप में कार्य किया। वे 7 बार के एवरेस्ट विजेता लवराज सिंह धर्मशक्तु जैसे पर्वतारोही के पथ प्रदर्शक भी रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये पर्वतारोहण एवं सामाजिक सेवा के रूप के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के तहत शुरू की गई पहली मासिक जिला रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा सतत विकास लक्ष्य के तहत मासिक जिला रैंकिंग शुरू की गई है और ये पहली मासिक जिला रैंकिंग थी जिसमें प्रथम स्थान हासिल किया है चंपावत ने। तो प्रथम स्थान हासिल किया है चंपावत के द्वारा, सी ऑप्शन सही जवाब। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलों की एसडीजी आधारित मासिक रैंकिंग शुरू की गई है। एसडीजी बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके आधार पर मासिक रैंकिंग शुरू की गई है और रैंकिंग का उद्देश्य क्या है? जिलों के विकास प्रदर्शन का आकलन करना। ये रैंकिंग नियोजन विभाग के अंतर्गत CPPGG सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस द्वारा तैयार की गई है। अप्रैल से अक्टूबर तक 11 सतत विकास लक्ष्यों के 39 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। पहली जो मासिक रैंकिंग है उसमें पहला स्थान चंपावत ने हासिल किया है 96 अंक, दूसरे स्थान पर है बागेश्वर 94 अंक के साथ और तीसरे पे है नैनीताल 92 अंक के साथ। नीति आयोग द्वारा जारी जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 है इसमें उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चमोली जिले के वन क्षेत्राधिकारी BL शाह को उत्तर प्रदेश के मथुरा में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है और आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और पता कीजिए क्या इसका सही जवाब होगा। और इसका सही जवाब आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा जो उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। उसमें डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और जरधारी क्लासेस के जो भी नोट्स है वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको जरधारी क्लासेस के करंट अफेयर की ई बुक चाहिए जो कि हमने बना दी है आपके लिए, उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 का इसमें डेटा है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आप इस ई बुक को ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां पर जरधारी क्लासेस की आपको काफ़ी सारी ई बुक देखने को मिल जाएंगी। तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 की ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप इस ई बुक को यहाँ से ले सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, तो यहाँ से आप इसे डायरेक्ट ले सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।